Hi everyone, welcome back to channel Rसायन दुनिया। So by this video we are going to start the new topic of BSc second year, that is carboxylic acid. So सबसे पहली चीज कार्बोक्सिलिक एसिड सर क्या होते हैं। अभी तक हमने BSc सेकंड ईयर में कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए हैं वो सारी चीजें एक बार मैं थोड़ा रिमाइंड कराऊंगी। एंड साथ में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन यानी कि इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो देखिए जब भी बात आती है फंक्शनल ग्रुप्स की, तो फंक्शनल ग्रुप्स में कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि हमने स्टडी कर लिए हैं। कौन कौन से किए हैं? अल्कोहल है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अल्कोहल के बाद फिनोल है वो भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। एंड आफ्टर फिनोल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इतना है वो हम बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी यदि हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए जब हमने बात की अल्कोहल के बारे में, तो अल्कोहल में क्या था, ये वाली जो चीज है ये सिमिलर थी। ठीक है, अल्कोहल की बात कर लेते हैं एक बार, देन हम बात कर लेते हैं यहाँ से एल्डिहाइड्स की एंड कीटोन्स की। तो इतनी जो चीज है ये सिमिलर थी, सिर्फ चेंज कहाँ पे हो रहा है, ये जो कुछ पोर्शन है यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी की जो प्रॉपर्टीज है, पीछे का जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाता है, और फंक्शनल ग्रुप चेंज होते ही पूरा कंपाउंड चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सेम इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होगा कि जो भी अपना होगा पेरेंट हाइड्रोकार्बन से हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हमें किससे कर देना है, COOH ग्रुप से कर देना है। बताते हैं एग्जांपल में आपको करके बताती हूँ कि कैसे आपको करना होता है। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, CO2H। दोनों में से आपको कोई भी ग्रुप दिखे तो वो क्या होगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर सब्सटेंस that contains COOH group is known as carboxylic acid, तो ये बात हो गई यहाँ से डेफिनेशन की। डेफिनेशन समझ आई इतनी यहाँ से आपको कि क्या करना होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपको दिखे COOH ग्रुप तो वो क्या होगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अभी प्रॉपर्टीज वगैरह वो हम चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि आप देख के कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे अल्कोहल का रिकॉग्निशन आप कैसे करते हैं कि यहाँ से आपको कैसे कौन सा ग्रुप दिख गया, हाइड्रोक्सिल दिख गया तो ये क्या हो गया, आपका अल्कोहल हो गया। इन द सिमिलर केस यहाँ से यदि आपको CHO दिखा तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये एल्डिहाइड होगा। C+O दिखा तो आपने क्या रिकॉग्नाइज किया कि ये कौन सा आपका कीटोन है। तो इन द सेम वे जब आपको COOH ग्रुप दिखे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टीज है वो किसकी होंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की होंगी। अब थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डिस्कस करते हैं। तो यदि हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो उसमें जो COOH ग्रुप है वो कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें इस वाले पर्टिकुलर कार्बन की, तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो कार्बन का कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, +4 होगा, लेकिन उसके लिए तो फिर से ये वाला जो पीछे ये वाला जो कार्बन बॉन्ड है ये भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्टेबल भी होता है, क्योंकि यदि ये +4 में गया तो फिर उस वाले केस में क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। +4 तो कब पॉसिबल है, CO2 के केस में पॉसिबल है। तो जब फर्दर ऑक्सीडेशन की बात आती है, ठीक है, ये सब केमिकल रिएक्शंस में मैं फिर से बताने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे जो कार्बन उसकी नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो यदि हम बात करें इस वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की तो कितनी होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और यही एक रीजन होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो नेचर में अबंडेंट होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स में भी मिलेंगे आपको, फैटी एसिड्स में भी मिलेंगे। रीजन क्या होता है, क्योंकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। जैसे हमने देखा कि एल्डिहाइड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन से भी क्या प्रोडक्ट बनता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। ठीक है, अल्कोहल का भी यदि हम बात करें कि ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ से यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो यहाँ से इसका इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता। यदि आपको ऑक्सीडेशन कराना है तो फिर यहाँ से क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो यहाँ से क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि यहाँ से CO2 गैस है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, CO2 गैस है वो एलिमिनेट हो जाएगी। और इसी रीजन की वजह से क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अबंडेंट इन नेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर
अबंडेंट इन नेचर। इतनी चीज क्लियर हुई कि क्यों नेचर में कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा होते हैं, अबंडेंट, दैट मीन्स कि ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। कार्बन इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्टेबल होता है। यदि हमें फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करना है तो ये सिर्फ +4 में कब जाएगा? जब हम यहाँ से CO2 को रिलीज करें, तो उस वाले केस में तो इसकी प्रॉपर्टी वही चेंज हो जानी है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, तो इतनी चीज यहाँ से क्लियर हुई कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो ज्यादा क्यों होते हैं नेचर में। दो चीजें हुई। सबसे पहली चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? COOH ग्रुप देख के। उसके बाद नेचर में सबसे ज्यादा क्यों मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इनका जो कार्बन है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और आप बोल सकते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, सो दैट इनका आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता। और यही एक रीजन है कि ये नेचर में अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम बात करें तो देखिए, यदि हम एक बार के लिए मैं थोड़ा हाइड्रोकार्बन पे आती हूँ। हाइड्रोकार्बन अपने कौन कौन से होते हैं? एरोमेटिक होते हैं, एलिफैटिक, या फिर हम बात करें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की। तो यदि हम इस R की बात करें तो ये R क्या होगा? इन्हीं में से कुछ होगा। R है वो इन्हीं में से कुछ होगा। RCOOH जो हम पढ़ रहे हैं, R है, ये इन्हीं ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप होगा। लेकिन इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यदि इन ग्रुप्स को आप चेंज भी करोगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा चेंज है वो नहीं आने वाला। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चाहे आपका R ग्रुप है वो एरोमेटिक है, एलिफैटिक है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, जो मेजर प्रॉपर्टी है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो किसकी रहने वाली है? COOH की रहने वाली है, ना कि इस वाले हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन चाहे आप चेंज कर दो, लेकिन ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब हम इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है अबाउट द नॉमेनक्लेचर कि नॉमेनक्लेचर है वो हम कैसे करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो नॉमेनक्लेचर देखिए, थोड़ा सा यदि मैं बात करूं इसके लिए कि जैसे हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में किया था, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केस में हमने क्या बोला था कि जो कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है वो वाला सिस्टम है वो यहाँ से मोस्ट पॉपुलर होता है। तो मैं थोड़ा स्टार्ट करती हूँ, सीरीज में बताती हूँ कि कैसे नॉमेनक्लेचर है वो करना होता है। तो नेक्स्ट है आपका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर देखने से पहले एक बार थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन की जब भी बात आती है तो आपको कुछ ना कुछ बेसिस मान के क्लासिफिकेशन करना होता है। पहले भी मैं कई बार ये एग्जाम्पल बता चुकी हूँ। लाइक आपको अपनी फैमिली आपको अपने फैमिली मेंबर्स का क्लासिफिकेशन करना है, तो आप कौन कौन से बेसिस मान के कर सकते हैं? एक आप एज का बेसिस मान के कर सकते हैं कि दो पर्सन है वो इस एज के हैं, 3 पर्सन है वो इस एज के हैं, एक है वो इस एज का है। तो एज ग्रुप से आप एक क्लासिफिकेशन है वो डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? आप जेंडर वाइज कर सकते हैं, इतने मेल पर्सन है, इतने फीमेल पर्सन है। तो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस मान के किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे होते हैं वो किस बेसिस पे कर रहे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स, यानी कि कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो प्रेजेंट होंगे किसी भी एक कंपाउंड में, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। और जब भी बात आती है नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 0 की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 0 होगा तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर मोर देन 3 हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या होगा? मोर देन 3 हो सकता है। तो इस वाले केस में 1 होगा तो 1 के लिए हम क्या लिखते हैं? मोनो लिखते हैं। तो ये कौन सा होगा आपका? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि हम सेकंड की बात करें 2 में कौन सा हो जाएगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर 3 में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टाइप से आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनका क्लासिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डाई, 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई, और मोर देन 3 हो जाता है तो फिर उस वाले केस में आपका क्या हो जाएगा? पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मोस्टली क्या पढ़ रहे होते हैं? RCOOH पढ़ रहे होते हैं। ठीक
ठीक है, RCOOH पढ़ रहे होते हैं, ये आपका कौन सा हो जाता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। ठीक है, फिर आगे पढ़ने वाला है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा शायद चैप्टर में। ये आपका कौन सा हो गया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इन द सेम वे यदि आपको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड देखना है तो देखिए CH2 CH COOH CH2 COOH। इस चीज को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमने अल्कोहल देखा था, अल्कोहल के बाद में हमने क्या देखा, डाइओल देखा, डाइओल के बाद में हमने क्या देखा, ट्राइओल देखा। ठीक है, तो इसी टाइप से ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाइओल और ट्राइओल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहां से आप इसे थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं कि इस टाइप से क्लासिफिकेशन है वो हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर की यदि हम बात करें तो सिंपली यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब भी नॉमेनक्लेचर होता है तो दो ही सिस्टम में होता है। कौन कौन से में, फर्स्ट सिस्टम में वो आपका होता है कॉमन सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम कौन सा होता है, कॉमन सिस्टम होता है, या फिर जिसे हम ट्राइबल सिस्टम भी बोल रहे होते हैं और हिंदी में से क्या बोलते हैं, रूढ़ पद्धति भी बोलते हैं। और सेकंड कौन सा होता है, IUPAC सिस्टम होता है, IUPAC सिस्टम होता है। तो यदि हम बात करें कॉमन सिस्टम की और IUPAC सिस्टम की, तो इन द केस ऑफ मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स IUPAC सिस्टम इज मोर कन्वीनियंट फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब भी हम नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तो IUPAC सिस्टम को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बट इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कॉमन सिस्टम इज मोस्ट पॉपुलर रादर देन IUPAC सिस्टम। यहाँ पे कॉमन जो नेम्स होते हैं इनके वो ज्यादा यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के केस में भी हमने क्या किया था कि उनके जो कॉमन नेम्स हैं उन्हें हम ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। तो इन द सेम वे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में भी हम इनके जो कॉमन नेम है उनका ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं कि कॉमन नेम है वो आप कॉमन नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो कॉमन नॉमेनक्लेचर है वो इनका कैसे होता है थोड़ा बताऊंगी। कॉमन सिस्टम से नॉमेनक्लेचर है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो यदि हम बात करें कि सोर्स ऑफ प्लांट सोर्स या फिर एनिमल सोर्स कहाँ से मिलेगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा। तो जो एनिमल या प्लांट सोर्स होता है उसके नाम के बेसिस पे इनका नॉमेनक्लेचर होता है। ठीक है, तो ये कॉमन सिस्टम में नॉमेनक्लेचर है वो किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ सोर्स प्लांट और एनिमल, सोर्स प्लांट और एनिमल, यानी कि जो प्लांट सोर्स होता है या फिर एनिमल सोर्स होता है जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल रहा है, जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड हम निकाल रहे हैं, वो क्या होगा आपका, उसी के नेम के बेसिस पे इनका नॉमेनक्लेचर है वो होता है। एक एग्जांपल से बताते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कौन सा होता है, HCOOH होता है, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, HCOOH ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे HCO2H ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों एक ही चीज है। अब इसका नॉमेनक्लेचर है, यदि आपको बात करें तो HCOOH का कॉमन नेम है वो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, नहीं भी पता होता तो डोंट वरी मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पे कॉमन नेम वो इसका क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। कॉमन नेम वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड इसे हम क्यों बोल रहे हैं, तो फॉर्मिक एसिड इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो सोर्स होता है ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है जो रेड एंट होती है, ठीक है, जो लाल चींटी होती है ना, रेड एंट होती है उसकी सलाइवा से, लाल जो चींटी होती है उसकी लार से ये वाला एसिड है ये मिल रहा होता है। और उस रेड एंट को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फॉर्मिका। उस रेड एंड को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फॉर्मिका कहते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। तो आई थिंक यहाँ से आपको कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा कि क्यों हम इसे फॉर्मिक एसिड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो सोर्स है, यानी कि सोर्स क्या हुआ, एनिमल ही है, एंड है तो एनिमल ही होगा, प्लांट तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो ये जो रेड एंड होती है, लाल जो चींटी होती है, उसकी लार से, उसकी सलाइवा से यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा होता है, एंड उस लाल चींटी को यहाँ से लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फॉर्मिका बोलते हैं, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। तो ये आपका होता है कॉमन सिस्टम में नॉमेनक्लेचर। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, तब तक एक बार इतना सेंस ले लो। हो गया, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे। नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम यहां से रखते हैं CH3
H, CH3COOH। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट होता है कि यदि इसे ऐसे लिखें तो ये गलत हो जाता है क्या। ठीक है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों ही सही है। हाइड्रोजन को आप इधर लिखो या फिर इधर लिखो। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थोड़ा ऐसे लिख देते हैं। ये वाला लिख रहे हो तो ये भी सही ही है। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे लिख रहे हो तो ये भी सेम ही चीज होती है। ठीक है, ये भी सेम ही चीज होती है। तो इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले चीज तो आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि आपको यहाँ पे COOH ग्रुप है वो दिख गया है। तो इतनी चीज तो कंफर्म हो गई कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब बात करें इसके नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर हम इसका करेंगे कैसे। तो देखिए, इसका जो नेम है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, सभी को पता है ऑलमोस्ट। ये कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। अब एसिटिक एसिड क्यों होता है, क्योंकि ये जो मिलता है, ये कहां से मिलता है, लैटिन में एसिटम, जो कि क्या होता है, विनेगर। ठीक है, एसिटम विनेगर से मिलता है, और विनेगर को लैटिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिटम कहते हैं, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। तो इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये यहाँ से कुछ नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया है। इन द सेम वे यदि हम बात करें 3 कार्बन का ले लेते हैं, CH3COOH, सॉरी 2 ही कार्बन से, CH3CH2। देखिए, एग्जाम्पल्स जितने आप बनाना चाहो बना सकते हो। ये चीज मैंने आपको हमेशा बोली है कि सिर्फ आपको ये इतनी चीज है, ये तो हर जगह कॉमन ही रहेगी। ठीक है, यदि हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो पूरे के पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ इतनी चीज है वो कॉमन रहेगी। पीछे आप कुछ भी चेंज करते जाओ। हाइड्रोकार्बन आप पढ़ के 11-12 से पढ़ते आ रहे हो, अभी तक तो कितने भी हाइड्रोकार्बन बनाना सीख गए होगे। तो पीछे की चीज है वो चेंज करते जाओ और सिंपल हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर करके और उसके साथ में ऑइलिक एसिड ऐड कर देना। वो थोड़ा वो आईयूपीएसी सिस्टम का मैंने बता दिया। अब यहाँ से इसके नॉमेनक्लेचर की यदि हम बात करें तो ये कौन सा हो जाता है, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। अब यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि हम इसे प्रोपियोनिक एसिड क्यों बोल रहे हैं। तो प्रोपियोनिक एसिड है ये, इसका कॉमन नेम होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम में वो क्या हो जाता है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। दिस वन इज आईयूपीएसी नेम। अब यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि प्रोपियोनिक एसिड सही है या फिर प्रोपेनोइक एसिड है। तो दोनों ही सही है। प्रोपियोनिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है, प्रोपेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम होता है। तो दोनों ही नेम है वो करेक्ट होते हैं। यदि हम बात करें 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन वाला कौन सा हो जाएगा आपका, CH3CH2 CH2 COOH। तो ये कौन सा होगा, ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड। और इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, बटर। इसका सोर्स क्या होता है, बटर होता है। तो इस टाइप से नॉमेनक्लेचर है वो हम कर सकते हैं। अब हम बात करें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की, तो कॉमन सिस्टम में तो बता दिया कि किसके बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ सोर्स प्लांट और एनिमल। अब आईयूपीएसी सिस्टम की यदि हम बात करें तो आईयूपीएसी सिस्टम में नॉमेनक्लेचर है वो कैसे करना होता है। तो आईयूपीएसी सिस्टम बहुत ही सिंपल सा है। कैसे आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि किस टाइप से नॉमेनक्लेचर करोगे। देखिए, एल्किन का जो भी आपका हाइड्रोकार्बन होता है, चाहे वो एल्केन हो चाहे एल्किन हो चाहे एल्काइन हो, उसमें लास्ट में क्या आता है, ई आता है। ठीक है, लास्ट में क्या आता है, ई आता है। तो इस आपको क्या करना है, रिमूव द सफिक्स ई फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन आप लिख सकते हैं। एंड आपको क्या करना होता है, ऐड ओइक एसिड, ऐड ओइक एसिड। सिर्फ इतनी सी चीज आपको करनी होती है और हो गया आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इसके लिए सबसे पहले आपको जो हाइड्रोकार्बन्स का सिंपली नॉमेनक्लेचर है वो आना चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट आप आके यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, कभी नहीं होने वाला। पहले आपको किसका सीखना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर सीखना पड़ेगा। एंड होप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर वो सभी को आता होगा, क्योंकि 11th क्लास से या फिर अभी तो 9th क्लास से आप पढ़ रहे होते हो अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर आता है तो फिर उसके बाद ये बहुत ईजी है। सारे के सारे रूल्स आपको पहले कौन से फॉलो करने होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर के रूल फॉलो करने होते हैं। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना होता है, ई हटा के उसकी जगह पे ओइक एसिड है वो लगा देना होता है। सिर्फ इतना सा करना होता है। यानी कि हम सिंपली बोल रहे हैं तो इन द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज एल्केनोइक एसिड्स, एल्केनोइक एसिड्स। हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, एल्केनोइक एसिड्स भी बोल सकते हैं। अब यदि हम बात करें सबसे पहले इसी की HCOOH की,
तो HCOH नंबर ऑफ, सबसे जब भी हम हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर करते हैं स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करनी होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करनी होती है। तो कार्बन चेन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे तो ओनली 1 ही कार्बन है, तो 1 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, मैथ लिखते हैं। तो मैथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका मिथेनॉइक एसिड। सबसे पहले 1 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, मिथेन लिखते हैं। तो मिथेन है तो मिथेन का ई हटाना है और ई हटा के क्या लगा दो, ओइक एसिड। तो ये क्या हुआ, मिथेनॉइक एसिड। नीचे से नहीं दिख रहा है तो बोल रही हूँ, मिथेनॉइक एसिड होगा। ठीक है। सेकंड यदि हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, और हाँ दूसरी चीज, जब भी आप नंबरिंग कर रहे हैं तो कहाँ से करेंगे, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है यहाँ से आपको नंबरिंग है वो स्टार्ट करनी होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड के यानी कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से आपको नंबरिंग है वो स्टार्ट करनी होती है। ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ, 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, इथेन लिखते हैं। इथेन है तो ई हटाओ और क्या लगाना है, ओइक एसिड। ये क्या हुआ, इथेनोइक एसिड। ये कौन सा नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया। ठीक है। ये कौन सा हो गया, IUPAC नेम हो गया। इसका मैंने बता दिया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड इसका कॉमन नेम है, प्रोपेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। अब यदि बात करें यहाँ पे तो देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखते हैं। और ब्यूटेन का क्या हटाना है, ई हटाना है, ब्यूटेनोइक एसिड। ये क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया। अब ये तो बात हुई सिंपल जो स्ट्रेट चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। यदि बात आ जाए सब्स्टिट्यूटेड पे, यानी कि कहीं ब्रांचेशन भी हो जाए, कोई सब्स्टिट्यूएंट यदि प्रेजेंट हो, तो उस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर को हम कैसे करेंगे, इन द केस ऑफ कॉमन नेम और इन द केस ऑफ IUPAC नेम। तो एक बार इतना इसको सॉल्व कीजिए, देन मैं डिस्कस करती हूँ। हो गया। देखिए इसे नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इस बार हमें सब्स्टिट्यूटेड का देखना है कि सब्स्टिट्यूटेड है उनका हम नॉमेनक्लेचर है वो कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूटेड हम साथ में थोड़ा एरोमेटिक का भी देख लेंगे। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम यहाँ से लेते हैं सब्स्टिट्यूटेड का। चलिए फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3 CH CH3 COOH। ठीक है। ये हमने लिया, इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2। अब यहाँ पे आगे थोड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि आपको इधर आगे बढ़ना है या फिर इधर आगे बढ़ना है। तो आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। इधर भी आगे एक ही कार्बन है, इधर भी आगे एक ही कार्बन है, तो दोनों को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। आप किसी भी एक को सिलेक्ट करिए, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सीधे ही जाना है, आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। उस वाले केस में ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है। और दोनों सेम ही ग्रुप है, दोनों सेम ही ग्रुप है क्योंकि एक ही कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट चेन 3 ही कार्बन की है, तो 3 कार्बन वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम कॉमन नेम की बात करते हैं। तो कॉमन नेम में क्या होता है कि यहाँ से कॉमन नेम में क्या लगाना होता है, कॉमन नेम में जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसे लिखते हैं, अल्फा से, बीटा, गामा और डेल्टा। इन वाली पोजीशन से अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इससे हम क्या बता रहे होते हैं, जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो बता रहे होते हैं। अल्फा पोजीशन कौन सी होती है, बीटा कौन सी होती है, गामा कौन सी होती है, डेल्टा कौन सी होती है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करना है। इस वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन है वो कौन सा होगा, अल्फा कार्बन होगा। इस वाले से नेक्स्ट कौन सा होगा, अल्फा होगा। उससे नेक्स्ट कौन सा होगा, बीटा होगा। ठीक है। उससे नेक्स्ट कौन सा हो जाता है, बीटा हो जाता है। तो इतनी चीज क्लियर हुई। और उससे नेक्स्ट डेल्टा, उससे नेक्स्ट गामा और उससे नेक्स्ट डेल्टा। तो सबसे फर्स्ट कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड से एडसेंट कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास वाला कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड से नेक्स्ट कार्बन वो कौन सा होगा, ऑलवेज अल्फा कार्बन होगा। तो यहां से यदि हम बात करें तो अल्फा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप, अल्फा मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हम क्या बोलेंगे, अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड इसे बोलेंगे। यदि हम बात करें IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में तो आपको पता है कि पोजीशंस को हम किससे बताते हैं, नंबर से शो करते हैं। तो नंबर कितने में प्रेजेंट है, ये यहाँ से 2 पे प्रेजेंट है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। चीज क्लियर हुई कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करना और कॉमन नॉमेनक्लेचर कैसे करना। चलिए एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको यहाँ से। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कंसीडर किया CH Cl CH2
COOH. First thing, always select the longest carbon chain 1 2 3 4. ठीक है, इस बार आपको क्लोरीन की तरफ नहीं आना कि मैम इधर भी तो आए थे, अभी इधर आ जाते हैं, क्लोरीन कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। ठीक है, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको पोजीशंस फिक्स करनी है कि पहले हम कॉमन नोमेनक्लेचर करें तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, उससे नेक्स्ट अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, उससे नेक्स्ट गामा। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे प्रेजेंट है? सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जो कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि स्ट्रेट चेन होती है, या फिर हम बात करें कि लॉन्ग चेन पे कोई भी साइड में कुछ प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। या फिर कि जो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हमने किसी और ग्रुप से कर दिया होता है। यहाँ पे ब्यूटारिक एसिड के केस में क्या था? CH2, वहां से हमने क्या हटाया? एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी प्लेस पे क्या लगा दिया? Cl लगा दिया, तो ये यहाँ पे क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अब यहाँ से बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे प्रेजेंट है? बीटा पोजीशन पे। बीटा पे क्या है? क्लोरो। कार्बन कितने हैं? 4। 4 वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूटारिक एसिड, बीटा क्लोरो ब्यूटारिक एसिड। क्लियर है इतना? IUPAC नोमेनक्लेचर पोजीशन नंबर 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये हो जाता है नोमेनक्लेचर। अब यदि हम बात करें फर्दर, हाँ इतना हो गया। थोड़ा बात कर लेते हैं अबाउट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में हम इसे क्या बोल रहे होते हैं? बेंजोइक एसिड बोल रहे होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक में हम क्या बोलेंगे? इसे बेंजोइक एसिड बोलेंगे। ये क्या हुआ? बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। ये COOH, इसके साथ में हमने ले लिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लोरीन ले लिया। ठीक है, हमने क्या ले लिया? क्लोरीन ले लिया। तो अभी कॉमन नेम की बात करें कॉमन नेम की बात करें तो ये कौन सा होगा? मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड। और यदि IUPAC नेम की बात करें तो ये आपका कौन सा हो जाता है? यहाँ से 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड, 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। तो ये सिंपल सा नोमेनक्लेचर होता है। और एग्जांपल बता देती हूँ यहाँ से आपको। फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ से COOH, Cl। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से 2 पोजीशंस और ये 3 पोजीशंस, 3 पे प्रेजेंट है। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से 246 ट्राइक्लोरो बेंजोइक एसिड, 246 ट्राइक्लोरो बेंजोइक एसिड। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं? तो ये था अबाउट द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे आगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इतने में यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, एक और चीज की बोर्ड चेंज हुआ है, सो प्लीज डोंट कमेंट ऑन द बोर्ड कि मैम पहले वाला बोर्ड अच्छा था। हाँ, आई नो पहले वाला बोर्ड अच्छा था, बट उस वाले बोर्ड पे वीडियोस बनाना फॉर दिस टाइम नॉट पॉसिबल। अभी फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आएंगी, जितनी भी क्लासेस की वीडियोस आएंगी, वो सेम बोर्ड के साथ में आएंगी, इसी बोर्ड के साथ में आएंगी। सो एक्सेप्ट इट कि यही बोर्ड आपका रहने वाला है। एंड आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।